दोस्तों, आज पेश है किस्मत का लेख। मनोज कॉमिक्सी कॉमिक्स है। ये कवर चित्र है। राजस्थान के एक छोटे से गांव बीसलगढ़ में मुखिया भैरव सिंह नाम का मुखिया भैरव सिंह बहुत खुश। विवाह के 15 वर्ष बाद उसकी पत्नी रामबाई को एक पुत्र ने जन्म दिया था। उसने उपलक्ष्य में भैरव सिंह ने गांव के सारे लोगों को दावत दी। मुखिया जी, बधाई हो आपको, भगवान ने छोटा बेटा सदा प्रसन्न रहे। काका, यह सब आपका ही आशीर्वाद का फल है, वरना जो संतान और से निराश हो चला था। मुखिया जी, किसी ने सही कहा है, भगवान जब के घर देर है अंधेर नहीं। दावत खाकर सब ने मुखिया भैरव सिंह का नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया, अपने अपने घर चल दिए। तब प्रसन्नता से डूबा भैरव सिंह अपनी पत्नी रमाबाई के पास पहुंचा। कैसा चांद सा बेटा है हमारा। रमाबाई, अपने खानदान की रीति अनुसार कल ही सुबह हम अपने बेटे को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाएंगे। यह बिल्कुल आप पर गया स्वामी। यह आपने खूब याद दिलाया स्वामी। बड़े दिनों बाद माँ दुर्गा के मंदिर में जाने का शुभ अवसर आया है। और दूसरे दिन भैरव सिंह रामाबाई को नवजात शिशु को लेकर दुर्गा के मंदिर में और चल दिया। दुर्गा माँ के मंदिर में पहुंचकर, देवी माँ, मेरा बेटा आपके चरणों में पड़ा है, इसे आशीर्वाद दीजिए। अगले पल दुर्गा की मूर्ति के गले से फूल का एक माला के रूप में एक फूल टूटकर गिरा। ओह! फूल गिरा कर देवी माँ ने आशीर्वाद दे दिया है। ओह! भैरव सिंह प्रसन्न हो उठा। तभी भैरव सिंह, हमने तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दे दिया है, बड़ा होकर यह किसी देश का राजा बनेगा। ओह माँ, यह तो क्या सुन रहा हूँ। सच है भैरव सिंह, तुम्हारा पुत्र बड़ा दयालु बुद्धिमान बनेगा। इसकी इतनी खूबियाँ के कारण एक दिन देश का राजा बनेगा। लेकिन क्या माँ? भैरव सिंह, तुम्हारे पुत्र के भाग्य में सब कुछ है, लेकिन तुम दोनों का भाग्य में इसके सुख नहीं है लिखा। यह क्या कह रही हैं देवी माँ? भैरव सिंह, तुम्हारे पुत्र को केवल 15 वर्ष तक होने का तुम्हारे पास रहेगा, उसके पश्चात यह तुमसे बिछुड़ जाएगा। ओह! क्या हम इसके बलिदान बदनसीब हैं माँ कि पुत्र के विरोध में हम कैसे सह पाएंगे। भैरव सिंह, तुम दोनों को हिम्मत से ऐसा ही लिखा है, किस्मत में ऐसा ही लिखा है। और भैरव सिंह और रानाबाई माँ के चरणों में झुककर फुट कर रोने लगे। दूसरी तरफ रोते रोते भैरव सिंह की देवी माँ से कहा, देवी माँ, पुत्र प्राप्ति के बाद इस बात तो संतोष हो गया था कि कोई भी चिंता मेरी अग्नि को देने वाला है। आपको भविष्य में मेरे पर इस आशा पर पानी फेर दिया। बेटे के होते हुए हमारी चिता को अग्नि दिलाने वाला हमारे घर से दूर। उफ, हम कितनी बदकिस्मत हैं देवी माँ। देवी माँ, कम से कम इतना करो कि मरने से पहले अपने बेटे का मुख देख सकें, और हमारे चिंता तो हमारा बेटा ही अग्नि दे। इतना कहकर रो रो कर भैरव सिंह ने देवी माँ की प्रतिमा में चरण पटक दिए। भैरव सिंह की दयनीय दशा देखकर, उठो भैरव सिंह और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तब रोते रोते भैरव सिंह ने मुख उठाकर देवी माँ की ओर देखा। भैरव सिंह, तुम्हारी दशा देखकर हमारा हृदय पिघल उठा है। हमने तुम्हारी बात मान ली है। तुम दोनों की मृत्यु के पश्चात तुम्हारा पुत्र चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा और उसकी बाहों में तुम दोनों दम निकलेगा, और पुत्र तुम्हारी चिता को अग्नि दिखाएगा। अब तुम उठो और अपने घर वापस जाओ। ठीक है देवी माँ। और भैरव सिंह अपने पुत्र को गोद में उठाया और अपनी पत्नी रामाबाई के साथ मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर में आते समय उसे उल्लास अंदर था वह समाप्त हो चुका था। भैरव सिंह ने अपने पुत्र का नाम जबर सिंह रखा और अपने पत्नी रामाबाई को दिलासा देता हुआ कहता, रामाबाई, जबर सिंह 15 वर्ष
तक तो हमारे पास रहेगा। इन 15 वर्षों में हमें इसे इतना प्यार देंगे कि दुख भूल कर इसे हम भी इसके पास नहीं पटकेगा। लेकिन 15 वर्ष बाद हमें बिछड़ कर जबर सिंह का कैसे रह पाएगा। रमाबाई इस कथन प्रश्न सुनकर भैरव सिंह निरुत्तर और भैरव सिंह सब कुछ भूल कर अपने बड़े चाव से जबरदस्त का लालन पालन करने लगा। देखो रमाबाई, जबर सिंह के लिए हम सोने की कितनी सुंदर माला लेके आए हैं। भैरव सिंह से कितना प्यार करते हैं पुत्र प्रति इसका इतना प्यार स्नेह देख कर सोचकर भयभीत हो जाती हूँ। 15 वर्ष पश्चात जब भैरव सिंह हमें छोड़कर जाएगा तो जबर सिंह के बिना कैसे रह पाएंगे। भैरव सिंह पशुओं का व्यापारी था। उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियाँ थी, किंतु उन्हें शहर ले जाकर उचित मूल्य मुनाफा लेकर बेच जाता था। इस ऊँट की कीमत 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ओह, 10 स्वर्ण मुद्राएं के लिए तैयार हूँ। भैरव सिंह जब पशुओं को बेचने शहर जाता तो उसे जबर सिंह ने एक नई वस्तु खरीद कर लाता। इसका लाड प्यार से धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब वह 10 वर्ष का हो गया, जबर सिंह मेरे साथ आओ। चलिए पिताजी। तब भैरव सिंह जबर सिंह को एक पशुओं के बाड़े में लेकर गया। बेटे जबर, तुम्हारे आज ऊँटों को बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। जाओ, पहले इनमें से एक उपहार दूँ। उपहार कैसा पिताजी? जब भैरव सिंह ने जबर सिंह के हाथ पकड़ा और ऊँटों के बीच में टटोलता हुआ एक बाड़े के दूसरे छोर पर पहुंचा तो ऊँटों का एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। जबर सिंह ने ऊँट के बच्चे को देख रहे हो, बताओ कैसा है? बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है पापा। जबर सिंह, आज से यह ऊँट का बच्चा तुम्हारा है, यानी आज से तुम इसके मालिक हो। तुम? सच पिताजी। पिताजी की बात सुनकर जबर सिंह प्रसन्न हो उठा और ऊँट के बच्चे के पास गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। यह देख बेटा, यह उपहार है जो तुझे देना चाहता था। आपका दिया उपहार मुझे बहुत पसंद आया पिताजी। ऊँट के बच्चे को पाकर जबर सिंह निहाल हो उठा। उसका नाम वीरू रखा। वह वीरू को घास चराने के लिए ले जाता और शरीर पर हल्का हल्का खुरेरा मारता। इस कामों से उसका दिन मन बीतने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष और बीत गए। भैरव सिंह पशुओं के व्यापार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। एक दिन जब भैरव सिंह पशुओं को बेचने शहर जाने लगा तो, पिताजी, एक बार मुझे भी अपने साथ शहर ले क्यों नहीं जाती? आपके साथ शहर जाना चाहता हूँ। बेटा, मैं तो व्यापार के लिए सिलसिले में जाया करता हूँ, तुम शहर जाकर भला क्या करोगे? मैं आज तक शहर नहीं देखा, आपके साथ जाकर मैं शहर घूमना चाहता हूँ। रेगिस्तान? बेटा, तुम्हें मेरे साथ अपने साथ लिए कहाँ कहाँ फिरूँगा, और फिर रेगिस्तान का लंबा सफ़र है, तय करने के पश्चात शहर पहुँचा जा सकता है। रेगिस्तान की तपती रेत और धूल आंधी तुम्हें कैसे सहन कर पाओगी? भैरव सिंह के मन ही मन लाख समझाया पर वह शहर जाने की जिद पर अड़ा रहा। यह देख रमाबाई भैरव सिंह से कहा, स्वामी, जब जबर सिंह को शहर देखना का इतना ही मन है तो साथ क्यों नहीं ले जाते? शहर घुमा कर फिर इसे अपने साथ ही ले आना। ठीक है, जब तुम दोनों माँ बेटे ही एक राय है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और जबर सिंह उत्साहपूर्वक शहर जाने के लिए तैयार हो गया और पत्नी मिटकू ने बीट पर लदी अपने ऊँट के साथ शहर की ओर चल दिया। भगवान दोनों बाप बेटों की यात्रा सफल करे, राह में इन्हें किसी के संकट का सामना न करना पड़े। और ऊँटों की काफिले के साथ तपते रेगिस्तान में, उफ, बहुत गर्मी है पिताजी। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। तपते रेगिस्तान में बरसती हुई आग को सहन कर पाना हंसी खेल नहीं है। रेगिस्तान में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, ओह, सामने धूल का बाउंडर उठ रहा है, आंधी आने वाली है। और सचमुच अगले ही तेज हवा चलने लगी। ओह, यह क्या! और भवर सिंह गुबार में फंस गया और जोर से चिल्लाया, बेटा जबर सिंह, घबराना मत, ऊँट की पीठ पर चिपक जाओ। और इससे पहले जबर सिंह पिता का निर्देश का पालन करता, हाय पिताजी। ओह,
और जबर सिंह धूल का गुबार के साथ उड़ता चला गया। अरे यह क्या, मेरे बेटे को धूल भरी आंधी उड़ा कर ले गई। और कुछ देर बाद उसे होश आया। कुछ दूर दूर तक जबर सिंह ने और उसके ऊँट को नामो निशान तक नहीं था। वह अपने बेटे को अब कहाँ ढूंढे, और यह सोचकर घुटनों के रोने लगा। तभी भैरव सिंह आवाज़ गूंजी, भैरव सिंह नादानों की तरह मत रहो। आज से 15 वर्ष पूरे मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें उसे भूल गए। तुम्हारे बेटे को केवल 15 वर्ष तक तुम्हारे पास रहता। आज का ये 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह आवाज़ सुनकर भैरव सिंह चौंका। हो, यह तो दुर्गा माँ की आवाज़ है। उसने चौंक कर गर्दन उठाई और फिर, भैरव सिंह दुखी ना हो, तुम्हारे बेटे को अलग करने के लिए ही मैंने धरती पर तेज आंधी चलाई थी। दिल का कड़ा करके अपनी जादुई जुदाई को सहन कर, और इसी में तेरी भलाई है। ठीक है देवी माँ, इसमें के सिवा कोई तारा भी नहीं है। फिर दुखी मन से भैरव सिंह ऊँटों के काफिले को इकट्ठा किया। शहर जाने की बजाय वापस घर की ओर चल पड़ा। और उधर आंधी में उड़ता जबर सिंह दूर जाकर गिरा। ओह घोर आश्चर्य, पृथ्वी पर इतनी तेजी से गिरा हूँ, पश्चात भी मुझे और मीरू को बिल्कुल चोट नहीं आई। यह सब चमत्कार है। और जबर सिंह उठकर अपने कपड़े झाड़े और फिर ऊँट को वीरू को खड़ा किया और तत्पश्चात पिताजी के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहेंगे। मुझे जल्दी उसकी खोज में जाना चाहिए। और फिर वह ऊँट पर बैठा चलने लगा। जबर सिंह होनी को अनहोनी में बदलने की कोशिश न कर। याद रख, आज से तू अपने पिता के पास वापस लौटा तो तुम्हारे पिता को बुरे दिन आ जाएंगे। वह दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। यह सुनकर जबर सिंह चौंका। आप कौन हैं? अगले ही पल दुर्गा सामने खड़ी थी। आप दुर्गा माँ? हाँ बेटा, आज से मैं बेटा आज से तुम अपने बाप के पास न जाओ, लेकिन ठीक रहेगा। किस्मत में आगे बहुत बदलने की कोशिश न करो। यह सुनकर जबर सिंह रुआसा हो गया। यह सुनकर, माँ, पिताजी के पास न जाऊं तो कहाँ जाऊं? किसके सिवा मेरा दुनिया में कौन है? जबर बेटा, जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारे बच्चे नहीं मर्द हो, इसलिए एक मर्द की तरह मंजिल का रास्ता स्वयं चुनो। यह कहकर अदृश्य हो गई। और देवी माँ ने यह कैसा आशीर्वाद दे दिया, मेरे बिना पिताजी के और माताजी के और माँ की हालत क्या होगी। यह सोच समझ कर कुछ नहीं आता तो एक दिशा में चल पड़ा। मैं तो यह भी नहीं जानता कौन सी दिशा कहाँ रेगिस्तान में कहाँ जाएगी, कौन सा शहर है। और दूसरी तरफ भैरव सिंह वापस अपने घर पहुंचा। क्या आप इतनी जल्दी वापस लौट आए? क्या शहर नहीं गए? जबर सिंह कहाँ है? रामाबाई को सारी बात आंसू बह निकले। यह सुनकर रामाबाई का दिल बुरी तरह धड़क उठा। क्या बात कर रहे हो स्वामी? आप रो रही है। ठीक, जबर सिंह ठीक है ना? रामाबाई सरपट जबरदस्त सदा के लिए हमसे बिछड़ गया है। नहीं, हाँ रामाबाई। और फिर भैरव सिंह ने जबर को के बिछड़ने का सारा विस्तृत कह सुनाया और आप सारी बात जानकर रोने लगी। ओह दुर्गाबाई की माँ, भविष्यवाणी की सच हो गई। ये पुलों में पला बेटा न जाने कहाँ समरे के स्थान में कहाँ भटक रहा होगा। धीरज रखो, जो होना था वो हो गया। शायद इसी में जबर सिंह की भलाई है। तुम शायद देवी माँ का ने कहा था हमसे बिछड़ कर देवी सिंह एक राजा बन गया। कहते हुए भैरव सिंह भी रोने लगा। और उधर रेतीले रेगिस्तान में जबर सिंह सारा दिन भटकता रहा। इस पर भटकते भटकते रात के लाई। ओह थकान से बुरा बदन टूट रहा है। और तभी उसे एक किसका तंबू लगा है। शायद यह कुछ लोगों हैं, उनके पास चलना चाहिए। यह सोचकर जबर सिंह ऊँटों का मुंह उस तरफ मोड़ दिया। दरअसल तंबू जबर सिंह ने देखा था डाकुओं का था। उस तंबू के बाद डाकू अपने सरदार डाकू मोहर सिंह
से कहा था, सरदार राजा भाग सिंह का खजाना लूटकर हमने इस रेगिस्तान में रुक कर ठीक नहीं किया। यहाँ से भाग सिंह का राज्य जीवपुर ज़्यादा दूर नहीं है। भाग सिंह के सैनिक हमारी खोज में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। दल्लू हमारे तो बेकार में डर रहे हो। खजाने को लूटने का पता उसे सुबह चलेगा, तब तक हम न जाने कहाँ की कहाँ पहुँच चुके होंगे। और तभी उधर की बातें कर रहे थे कि अरे ये ऊँट पर कौन बैठा आ रहा है। मुझे तो लगता है यार राजा भैरव का कोई सैनिक है हमारे, जो हमारा पता लग चुका है। और इसका मतलब कि यह है कि यहाँ अकेला नहीं है, होगा उसके साथ और भी सैनिक होंगे। तब तो हमें सैनिकों के आने से पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। और यह देख मेहर सिंह के आदेश पर डाकुओं ने लूटा हुआ माल ऊँटों पर लादा और जल्दी ही वहाँ से भाग चलो सैनिक पकड़ लेंगे। और इस बार सारे डाकू ऊँटों पर बैठकर भाग गए। जब जबर सिंह ने डाकुओं को काफी करीब पहुंच चुका था, मुझे देखकर ये लोग एक भाग क्यों गए, लगता है चोर उसके हैं, इनका पीछा करना चाहिए। यही सोच वीरू डाकुओं का पीछा करने लगा। चलो वीरू, तेजी से दौड़, आज तेरी साल की परीक्षा है। और जबरदस्त सिंह अपने पीछा देख, साथियों वे हमारा पीछा कर रहा है, इससे मजा चखाना पड़ेगा। कहकर जबरदस्त सिंह तेजी से जबरदस्त सिंह की ओर भाला फेंका। मेहर सिंह का निशाना चूक गया और भाला जबरदस्त सिंह को न लगकर वीरू के पेट में धंस गया। वीरू दर्द से बिल्लाता हुआ वीरू रेत में गिरकर तड़पने लगा और सिर धीरे प्राण पखेर उड़ गए। और वह क्रोध में भरकर जबरदस्त सिंह ने आओ देखा ताऊ और वही भाला वीरू के पेट से निकाला और निशाना बांध कर मेहर सिंह पर फेंका। और हत्यारे, तूने मेरे प्यारे ऊँट को मारा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और भाला सरदार की मेहर सिंह की बाह में दस्तक लगा और भूमि पर गिरा। सरदार घायल हो गए और मेहर सिंह ने पीड़ा में कराते हुए घाव पर हाथ रख लिया और डाकुओं को तेजी भागने लगे। अब जब कुछ देर बाद डाकू का कारवां जबरदस्त सिंह की आंखों से ओझल हो गया। रेत पे खून के निशान लगता है, यह खून उस घायल डाकू का है। तब उसके हृदय में ऊँट की दृष्टि पर डाली, वीरू इस बुरी घड़ी में तू मेरा साथ नहीं छोड़ा। और जल्द ही वह तंबू में वापस आया और देखा जिसे डाकू जल्दबाजी में छोड़ गए थे। यह रात इसे तंबू में रहकर गुजारनी होगी। यह सोच जबर सिंह तंबू में जाकर लेट के न जाने कब उसकी आंख लग। और दूसरे दिन जब जाने सोता रहा तो ढू और जबर सिंह की आंखें खुली। कौन है आप? बेटा मैं राजीव कुमार का राजा भैरव सिंह हूँ, मुझे प्यास लगी, गला सूख रहा है, क्या पानी थोड़ा मिलेगा? यह सुनकर जबर सिंह के सिंगार सिराने रखी पानी की मास्क उठाई। लीजिए महाराज, पानी पीजिए, अपनी प्यास बुझाइए। और राजा भाग्य सिंह ने तेजी से, प्यास लगी थी उसे आता, उसने जल्दी जबर सिंह के हाथ से पानी मस्क लिया और पानी पीने के पश्चात, बेटा मैं तपते रेगिस्तान में प्यासा बुझाकर तूने बहुत ही बड़ा एहसान किया है। राजन, एहसान कैसा? यह तो मेरा कर्तव्य था। तब राजा अब उंगली रतन चढ़ी अंगूठी निकाली भैरव सिंह के देते हुए बोला, बेटा इस समय जरा जल्दी में मुगल तुम हमारे राज्य में जीवन पुराना, तुम्हें अंगूठी देखकर सैनिक तुम्हें दरबार में के भीतर आने देंगे। और धर्म सिंह भाग्य सिंह को अंगूठी ले ली। और जब वह राजा भाग्य सिंह से पूछा, राजन मुझे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब तड़पते हुए रेगिस्तान में आप अकेले अपने राज्य में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, कल सरदार के डाकू मेहर सिंह ने गिरोह ने हमारे राज्य की खजाना लूट लिया है। हमारे नाम का एक पत्र
के गया है। यदि हिम्मत है तो यदि हमें हिम्मत है तो उसे पकड़ कर दिखाएं। और विश्वास सूत्रों द्वारा पता चला है कि खजाना लूट कर वह अपने गिरोह के साथ रेगिस्तान की ओर भागा है। हम उसे तलाश कर रहे हैं। रेगिस्तान में आए हमारे सैनिक आसपास ही रेगिस्तान में डाकू मेहर सिंह के गिरोह को तलाश कर रहे हैं। यह बात सुनकर जबर सिंह का दिमाग बिजली सी करों दी। ओह, तो इसका मतलब यह है कि कल जिस डाकू गिरोह को मेरी मुठभेड़ हुई थी वह डाकू मेहर सिंह था। ओह, और उसने तुरंत ही महाराज से कहा राजन, मैं बता सकता हूँ डाकू का गिरोह मेहर सिंह का गिरोह इस समय कहाँ है। क्या तुम? हाँ राजन, कल रात मेरी उस गिरोह से मुठभेड़ हो गई थी। मैं एक डाकू को भाले से घायल कर दिया था। घायल डाकू के घाव से टपक रहे खून से रेत की बूंदों पर गिरे लाल निशान की रेखा बनी है। उसी बूंद की रेखा के सारे आप डाकुओं के दल तक पहुंच सकते हैं। मेरा ख्याल है डाकू के कारण वे बीच में ही कहीं रुक गए होंगे। ओह, यह तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात बताई तुमने बेटा। तुम क्या बता सकते हो खून की बूंद की रेखा कहाँ से प्रारंभ हुई है? राजन, खून की रेखा की बूंद तंबू से 150 गज दूरी दक्षिण दिशा में बनी हुई है। बेटा, हम अभी जाकर अपने सैनिकों को इस बारे में बताते हैं, कहकर राजा भाग सिंह तंबू से निकला और तुरंत ही तंबू के बाहर निकले। और क्या हुआ? डाकुओं का कुछ पता चला नहीं महाराज। अब जल्द ही मेरे छाताओं जानते हैं डाकू किस ओर गए हैं। और सैनिकों के साथ लेकर भाग सिंह दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहाँ खून की बूंदें गिरनी आरंभ हुई थी। सैनिकों बूंद के सारे आगे बढ़ते चलो। और सैनिक ने राजा के आदेश का पालन किया और रेत की टपकी बूंदों के सारे आगे बढ़ने लगे। और दूसरी ओर घायल डाकू मेहर सिंह की दशा बिगड़ रही थी। डाकू एक स्थान पर रुके और देखकर घायल मेहर सिंह कराते हुए कहा, साथियों, तुम लूट का खजाने को लेकर तुरंत ही अड्डे पर पहुंचने की कोशिश करो। मैं यहाँ क्यों रुक गए? सरदार, आपकी दशा खराब है। पास ही गांव का अनुभवी वैद्य रहता है, उसे यहाँ बुलाकर पहले आपको उपचार करवाएंगे, अतः फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मेहर सिंह ने कराते हुए अपनी आंखें मूंद ली। तब वैद्य ने बुलाने के लिए डाकू गांव को भेज दिया। वह रेत से टपकी खूनों के सारे राजा वैभव सिंह और सैनिक उसके स्थान पर जा पहुंचे जहाँ डाकू ठहरे हुए थे। ठहरो, वे डाकू, इन्हें चारों ओर से घेर लो, कोई भी बच के ना भागने पाए। और तुरंत ही डाकुओं को चारों तरफ से घेर लिया और पश्चात ओह, हमारी खैर नहीं। सैनिकों, सारे डाकुओं को कैद कर लो और लूटे हुए खजाने को ऊँटों पर लाद दो। और कुछ देर बाद सारे डाकू सैनिकों के कब्जे में आ गए। खजाना ऊँटों पर लाद दिया गया और वे दीपपुर को वापस लौट गए। और दूसरी तरफ अब मेरे पीने के लिए पानी नहीं बचा, जैसे मुझे जल्दी से रेगिस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए। यह सोचकर मेहर सिंह वहाँ से चलने पड़ा और वह तपते हुए रेगिस्तान में सारा दिन बिना रुके चलता रहा। और जब दिन छिपने को हुआ तो एक गांव के समीप पहुंचा और घर के सामने रुका। प्यास हूँ, पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाया। और पानी के पश्चात पीने के पश्चात, बाबा, जीवपुर का राजा कितनी दूर है? बेटा, जीवपुर तो यहाँ से 4 कोस दूर है। तब तो रात मुझे यहीं रुककर विश्राम करूँगा और सुबह मुँह अंधेरे ही जीवपुर की ओर निकल जाऊँगा। यह सोचकर जबर सिंह रात गांव में ही रुक गया। सुबह भोर होने से पहले जीवपुर की ओर चल दिया। वारी किस्मत, तेरे भी रंग निराले। कहाँ तो आज तक गांव के बाहर तक भी नहीं गया था, आज कहीं किस प्रकार दर दर भटक रहा हूँ। और जबर सिंह जीवपुर पहुंचा तो दोपहर के हो चुकी थी। उसने राज दरबार के बाहर खड़े सैनिकों को भाग सिंह की अंगूठी दिखाई। तुरंत ही राजा भाग सिंह से मिल रहा है। ओह, तो यह है महाराज की अंगूठी
यह लड़के का कोई विशेष व्यक्ति है। और सैनिकों की साथ लेकर तुरंत ही दरबार में पहुंचे। महाराज ने यह लड़का आपकी अपनी शाही अंगूठी ले रखी है, दरबार में दिखाकर आपसे मिलना चाहता है। ओह, यह तो वही लड़का है जिसने कल हमारे पानी पिलाया था और डाकुओं का पता बताया था। उन्होंने तुरंत ही प्रधानमंत्री को आदेश दिया, यह लड़का हमारा खास है, ये मेहमान है, इसे राज की अतिथि गृह में ले जाओ, 5000 स्वर्ण मुद्राएं का पुरस्कार दिया जाए, जो आज्ञा महाराज। और तब सेनापति राज भाग सिंह से कहा, गुस्ताखी माफ हो महाराज, आपने इस आदमी लड़के को आसानी इतना बड़ा इनाम, इतना धन क्यों दिया है? यह वही लड़का है जिसने कल तपते रेगिस्तान में मुझे अपने पानी पिलाया था और जीवन दान दिया था, और इसी पानी की कीमत दे दी है महाराज। थोड़े से पानी की कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं, मेरे ख्याल से तो इतनी छोटी चीज़ के खजाने की इतनी मुद्राएं लुटाना ठीक नहीं। मंत्रिमंडल से अन्य सदस्य भी सेनापति की इस बात से समर्थन किया। राजा भैरव सिंह के माथे में बल पड़ गए, वह खामोश रहा। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, आप इस लड़के को राज्य के अतिथि गृह में ठहरा दीजिए और राजा के आदेश का पालन कर जबरदस्त सिंह को साथ लेकर वहां से चला गया। और उसके जाने के बाद राजा भाग्य सिंह उठकर दरबार से चले गए। और उसी समय राजा भाग्य सिंह दरबार के महल में बुलाया, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैं एक बात कहूँ। कहो बेटे। महाराज, आप इन सब दरवाजियों से मुझे अपने पानी के बदले में 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की थी, तो आपके मंत्री ने, सभी सदस्यों ने आपकी घोषणा का विरोध किया। यह मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, तो हमें नहीं लगता, पर संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? महाराज, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, जिससे करने से आप मंत्रिमंडल के सदस्य पानी की कीमत समझ में आ जाएगी। ऐसा क्या उपाय है? और जबरदस्त सिंह ने अपनी योजना समझाई। योजना समझने के पश्चात, जबर बेटे, तुमने योजना वाकई अच्छी बनाई है, हम तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानते हैं, कल ही तुम्हारी योजना का कार्यान्वित करेंगे। और दूसरे दिन भाग सिंह के आदेश पर सेनापति और सारे मंत्रियों को कारागार में डाल दिया गया। देख सभी मंत्री अचंभित रह गए। महाराज ने हमें अकारण ही कैद क्यों कर लिया? हमें तो कोई गुनाह भी नहीं किया, यह कैद क्यों कर लिया? उचित समय पर राजा कारागार बंद सभी मंत्रियों को स्वादिष्ट भोजन दिया गया। महाराज ने विचित्र है, कैद कर लिया और दावत भी दे रहे हैं। कुछ भी कहो, खाना बड़ा लाजवाब है। और खाना खाने के 50 सभी सैनिकों को पानी के लिए मांगा। महाराज ने हुक्म दिया है कि आप लोगों को भोजन दिया जाए, पानी नहीं। ओह, इस प्रकार 2 दिन गुजर गए। कैदियों के भोजन तो दिया जा रहा था, पर भोजन के साथ पानी नहीं दिया जा रहा था। प्यास के मारे बुरा हाल हो गया। पानी तो खाना भी नहीं खाया जा रहा। मेरा तो प्यास से बुरा हाल हो रहा, सूख रहा है। काश पीने के लिए थोड़ा पानी मिल जाता। और उसी शाम राजा भाग सिंह कारागार में आए और उसे देखते ही सेनापति ने पूछा, महाराज, आखिर हम किस जुल्म क्यों किया जा रहा है? हमें पानी के लिए क्यों तरसाया जा रहा है? सेनापति, पानी तुम लोगों के अवश्य मिलेगा, परंतु समस्या यह है कि हमारे पास सुराही में थोड़ा सा ही पानी है, जबकि पीने वाले तुम काफ़ी लोग हो। केवल एक उपाय है, तुम इस सुराही का पानी की बोली लगाओ। जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी वह सुराही का पानी का हकदार होगा। यह सुनकर सेनापति उबला होते हुए कहा, मंत्री महाराज, इस सुराही के मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, सुराही मुझे दे दो। और इससे पहले भाग सिंह सुराही सेनापति को देता, यह सुराही मुझे दे दो, मैं 200 दूंगा, मैं 500 मुद्राएं दूंगा, मैं 800 मुद्राएं दूंगा। इस प्रकार बढ़कर सुराही के पानी की बोली लगाने लगे। जब बोली 10,000 स्वर्ण मुद्राएं में पहुंची तो सेनापति ने चला कर कहा, महाराज, मैं अपनी सारी जायदाद दांव पर लगाता हूँ, मुझे पानी दे दीजिए।
तब भाग्य सिंह हैरानी से सेनापति को देखा। थोड़े से पानी के लिए तुम अपना सारी जायदाद दांव पर लगा रहे हो सेनापति। महाराज जान रही तो जायदाद तो और बन जाएगी। देखिए ये पानी दे दीजिए महाराज। और भैरव सिंह के आदेश पर सभी को पेट भर पानी पिलाया गया। तत्पश्चात महाराज, हमारे कारण आप लोगों को जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और आप लोगों के एहसास को एहसास करना तथा चीज़ की कीमत चीज़ की नहीं होती, आवश्यकता की होती है। प्यास न हो तो पानी का कोई मूल्य नहीं। अगर प्यास हो तो लगी हो तो धन, वही पानी दौलत से बढ़कर हो जाता है। हमने तपते रेगिस्तान में वह लड़के से पानी पिलाने के लिए केवल 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की थी, जबकि सेनापति जी ने पानी कीमत अदा करने के लिए अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी थी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जबर सिंह हमने 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करने में गलत नहीं किया। यह सुनकर सेना में सही मंत्रियों के सिर झुक गई। महाराज उसने उन लोगों के तुरंत ही रिहा कर दिया और मुस्कुराते हुए महल लौट गए। महल पहुंचकर जबर सिंह विचलन बुद्धि का स्वामी है। उसके द्वारा बनाई गई योजना परीक्षक हमने किस प्रकार सेनापति और मंत्रियों को अपनी बात समझाई। अगर जबर सिंह को हम अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें तो अच्छा बना रहेगा, और विश्वास है कि जबर सिंह कठिन से कठिन समस्याओं को हल बना सकता है। यह सोचकर राजा अतिथि गृह में ठहरे जबर सिंह के पास गए। जबर सिंह, हम तुम्हें आज से अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, मैं इतना बड़ा पद किस प्रकार संभाल पाऊंगा? जबर सिंह, हम में तुम्हें पर पूरा विश्वास है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और विशेष सलाहकार नियुक्त होते ही जबर सिंह का सारा समय राजकाल राजा भाग सिंह के साथ गुजरता लगा, और गहन समस्याओं पर वह अपनी समस्या राजा भाग सिंह को देता और भाग सिंह उसी सलाह पर कार्य करता। यह देखकर सेनापति और अन्य मंत्री को जबर सिंह को जलने लगे। महाराज ने एक अदना सा लड़का हमारा सलाहकार नियुक्त करके हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कम वक्त महाराज को सलाह भी तो ऐसी ही उचित देता है। महाराज आंख मूंद कर उसकी बात मान लेते हैं। जबर सिंह के उचित सलाह पर राजा भाग सिंह ने प्रजा के हित में अनेक कार्य किए, और धीरे धीरे 10 वर्षों व्यतीत हो गए। एक दिन महाराज, गजब हो गया, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। ओह, कल तो बिल्कुल स्वस्थ थे। राजा ने तुरंत प्रधानमंत्री के महल में संवेदना प्रकट करने गए, और घटना के दूसरे दिन जबर सिंह प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद प्रधान रिक्त हो गया है, वह सर्वथा योग्य समझे जाते हो। आपकी आज्ञा महाराज। और उसी दिन राजा भागदेव ने प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी। अपने विशेष सलाहकार जबर सिंह को हम प्रधानमंत्री पद सौंपते हैं। ओम, यह तो सब बिल्कुल इंतहा हो गई है महाराज। जबर सिंह प्रधानमंत्री बनाना उचित नहीं किया। उधर राजा भैरव सिंह की प्रधानमंत्री के बाद जबर सिंह खड़े हो गया। महाराज, मुझे भी एक महत्वपूर्ण पद की घोषणा के लिए अपने प्राण देकर भी इस देश की सुरक्षा करूंगा। उसी समय सेनापति सारे मंत्रिमंडल को वहाँ बुलाया। साथियों, जबर सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है, हमें कुछ करना चाहिए। सेनापति जी, हम लोग क्या कर सकते हैं? महाराज जब को अटूट विश्वास करते हैं। यदि आप लोग मेरा साथ दें तो कुछ कर सकते हैं। एक ही बार मैं नीचा दिखा सकता हूँ। योजना सुनकर वाह सेनापति जी, वाह। कैसे? सेनापति ने योजना समझाने लगा। वाह, सुना क्या वो योजना बनाई, अच्छी बनाई है। हम वादा करते हैं हम आपका साथ देंगे, हम सेनापति जो जी का साथ देंगे। और सुनकर सेनापति के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। और दूसरे दिन जब सेनापति ने एक व्यक्ति को पकड़कर राजा भैरव सिंह के पास पहुंचा। सेनापति जी, कौन है? महाराज, ये अकेला आदमी चुपचाप नगर से बाहर जा रहा था, संदेह होने पर मैंने इसे पकड़ लिया। इसके पास
देशद्रोही का पत्र मिला है। और कहकर सेनापति ने पत्र दे दिया भागत सिंह को पट्टा। मैं राजा धैर्यमल को जबरदस्त सिंह का प्रणाम। आप आज ही राजा दरबार ने मुझे जीवनपुर का प्रधानमंत्री बना दिया। अब उस मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जीवपुर में गुप्त रहस्य बताऊंगा और आप ज़्यादा पाकर जीवनपुर पर आक्रमण कर देना। आपका जबर सिंह। पत्र पढ़कर राजा भयभीत भो सिंह की भौहें तन गई। जबर सिंह इतना विश्वासघाती निकला, यह हमें सपने में भी नहीं सोचा था। वह अपना आस्तीन का सांप निकला। यह पत्र वाग डरते डरते भाग सिंह के से कहा, महाराज मुझे छोड़ दो। गरीब से तंग आकर मैंने घृणित कार्य किया है। जबर सिंह मुझे कार्य के उकसाया है। उसके कहने पर भी कई राजाओं को ऐसे पत्र पहुंचा चुका हूँ। ओह! उसने उसी समय सेवक को आदेश दिया, जबर सिंह को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और कुछ देर बाद जबर सिंह भागत सिंह के सामने उपस्थित था। भागत सिंह ने आस्तीन के सांप, तुझे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है महाराज, आप मुझसे गलती हो गई क्या? ले अपनी करतूत समय देख। और हैरान जबर सिंह ने पत्र ले लिया और पत्र सारा पढ़ गया। महाराज यह पत्र झूठा है। मैंने किसी को नहीं लिखा। कोई मेरे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र आपको भड़काना चाहता है। जबर सिंह तुम्हारी असलियत अब सामने आ चुकी है, इसलिए अपनी झूठ की सफाई पेश न करो। कल ही तुम्हें प्रजा के सामने फांसी दी जाएगी। महाराज सुनिए तो सही। लेकिन भागत सिंह जबरदस्त सिंह की एक ना सुनी और कारागार में डाल दिया। और उस दिन जब भागत सिंह अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था तो सपन देवी दुर्गा मां ने दर्शन दिए। राजा भैरव सिंह ने निर्दोष भगत सिंह को कारागार में डाल दिया है। अच्छा डालकर तूने अच्छा नहीं किया। यह क्या कह रही हो माँ? जबरदस्त सिंह देशद्रोही है, उसे कारागार में उचित स्थान है। भागत सिंह अपराधी जबर सिंह नहीं, सेनापति है। तुम्हारे मंत्रिमंडल के सारे मंत्री हैं। यह सारा जाल उन्हीं का फैलाया हुआ है। सेनापति उस आदमी को पकड़कर तुम्हारे पास लाया था, उसका ही आदमी था। भागत सिंह सजा देनी है तो सेनापति को दो, अपने मंत्रियों को दो, जबर सिंह को छोड़ दो। जो आज्ञा दे दी, जैसी आज्ञा आपकी। और हमारी बात को ध्यान से सुनो। भागत सिंह जबर सिंह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। एक दिन राजा के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वे सब उसमें मौजूद हैं। बूढ़े हो चुके हो, जीवन अपनी पुत्री राजकुमारी राधा का विवाह जबर सिंह के कर दो। राज्य जबर सिंह के सौंप कर अपने कर मुक्त हो जाओ। माँ दुर्गा की जब माँ अदृश्य हो गई तो भैरव सिंह की आंखें खुली। और दूसरे दिन राजा भैरव सिंह जबर सिंह के कारागार में के बाहर निकाला। जबर सिंह हमें माफ़ कर दो। कल दुर्गा माँ ने सपने में आकर हमें सारी सच्चाई से अवगत कराया है। दोषी को तुरंत ही दोषी तुम नहीं, वह लोग हैं, कहकर भागत सिंह को जबरदस्ती छाती से लगा लिया। और सेनापति ने मंत्रियों को राजमहल के बाहर फांसी पर लटका दिया। प्रजाजनों, ये सभी लोग देशद्रोही थे, इसलिए इन्हें फांसी चढ़ा दी गई। यह तो आपने अच्छा किया महाराज। देशद्रोहियों की यही हाल होना चाहिए। और भागत सिंह को जबर सिंह महल में बुलाया। जबर सिंह, हम अपनी पुत्री के राधा का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। महाराज आज तक कोई आदेश की नहीं टाला, यह आदेश भी नहीं टालूंगा। उस दिन के पश्चात सब मुहूर्त देकर राजकुमारी राधा और जबर सिंह का विवाह बड़े धूमधाम से किया गया। पश्चात बेटा जबर, हमारे यहाँ रिवाज है कि विवाह के पश्चात वधू कपिल वन में स्थित कुल देवता के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते हैं। और तुम और राधा कपिल वन में जाकर राज कुल देवता से आशीर्वाद लो, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। उसी राजकुमारी राधा के साथ उसी समय कपिल वन की ओर बढ़ चला। और जैसे ही वह वन में पहुंचा, ओह! एक वृद्ध सांपों ने जकड़ लिया है। उन्हें उनसे रक्षा करनी चाहिए। और इससे पहले जबरदस्त कुछ करता, उफ, और वृद्ध उसको पकड़े सांपों नीचे कूद गए। और जब
जबर सिंह राजा रथ से कूद कर उनके पास पहुंचा। अरे मेरी माँ भैरव वर्मा आ तब तक बुर दिया और वीर से प्रभाव तुरंत आंखें मूंदने लगी थी और घबराए हुए। पिताजी माताजी आंखें खोलिए, आपको बेटा जबर सिंह। ओह, क्या तुम जबर सिंह हो? हाँ, आपका बेटा जबर सिंह हूँ। मुझे आप इस वन में क्या कर रहे थे? यह सुनकर बेटा, तुम्हें जाने के बाद तुम्हारी माँ बीमार रहने लगी। गांव के वैद्य है, उसे खूब उपचार कराया, कोई फायदा ना हुआ। इसका उपचार करवाने के लिए शहर ले जा रहा था, सांपों ने डस लिया। ओह बेटा, हम झूठी दिलासा न दो, आप दोनों को कुछ नहीं होगा, आपको मरने नहीं दूंगा। झूठी दिलासा न दो, हम बचेंगे नहीं। हमें खुशी है, हमारी चिता को सही समय पर हमारे पास आ गई। अब चैन से मर सकेंगे। ओ ऐसा मत कहिए। लेकिन तब तक सांप का विष रमाबाई और उसके सारे खून में फैल चुका था। कुछ देर बाद ही दोनों मर गए। दुख में जबर सिंह के शवों को लेकर जीवपुर के पास आया और पूरे सम्मान के साथ उनकी अग्नि को चिता दी। समाप्त दोस्तों।